हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मैंने आपको इसके जो भी है एक कसावा तक बता दिया था। आगे जो भी वीडियो है ये वाली, इसमें पुष्प से शुरू करेंगे हम लोग और आगे तक जाएंगे, जहाँ तक भी जाएंगे। तो यदि वीडियो अचानक बंद हो जाए तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि वीडियो बंद नहीं होगी। मतलब जैसे मैं ये नहीं बोल पाऊँगा कि चलिए देखेंगे, जो भी होगा अंत में देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्प। पुष्प क्या है यानी फ्लावर क्या है? बहुत मोटा चल रहा है यार, इसको पतला करते हैं पहले। हाँ, फ्लावर। फ्लावर क्या है? तो फ्लावर से संबंधित, फ्लावर में पंखुड़ियाँ होती हैं और इसको हम लोग पेटल बोलते हैं। यह क्या करती हैं? पंखुड़ियाँ जो होती हैं रंग का निर्धारण करती हैं। किसका निर्धारण करती हैं? रंग का निर्धारण करती हैं। याद रखिएगा कि रंग का निर्धारण करती हैं। और जो भी पंखुड़ियाँ होती हैं, हर एक फूल में पंखुड़ियाँ ही रंग का निर्धारण करती हैं। ये जो हरा वाला भाग होता है नीचे नीचे, तो इसको हम लोग बादल बोलते हैं। इसको स्पेल स्पेल भी बोलते हैं, स्पेल भी बोलते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे यह पुष्प के आंतरिक भागों के बारे में। यह जो होता है, ये वाला भाग जो होता है पुंकेसर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर। थोड़ा और पतला करना पड़ेगा पेन कलम को। यहाँ से बता देना चाहूँगा आप लोग को, पुंकेसर। पुंकेसर जो बोलते हैं। और इस पूरे वाले भाग को यहाँ से इस तरह से ये जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इसको बोलेंगे हम लोग स्त्री केसर। याद रखिएगा, स्त्री केसर, स्त्री केसर। याद रखना है आप लोग को। और इसके भाग जो होते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो भाग बोलते हैं इसको हम लोग एंथर बोलेंगे। एंथर। और इसका जो एक और दूसरा भाग है तो इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट। इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। परागकोश। और इसको हम लोग बोलेंगे तंतु। याद रखिएगा, तंतु। अब देखिए, इस परागकोश में क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है। याद रखना है। अब देखेंगे यहाँ पर स्त्री केसर में के भाग में हम लोग देखेंगे, स्त्री केसर का पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय और चौथा होता है अंडा। याद रखना है। और देखिए यह परागकण जो होता है, यह परागकण जो होता है पुष्प में एक नर जनन, जिसे शुक्राणु बोलते हैं, उसी तरह से होता है यह। और देखिए ये पुष्प में यह तना होता है, ऐसा आप लोग देखे होंगे, जानते ही होंगे। इसमें क्या बताना है आगे देखेंगे हम लोग। तो थोड़ा तेज़ी से हो रहा हो तो आप लोग इसमें बस देखते रहिए और इसको बार बार पढ़ेंगे, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी। और मेरे ख्याल से कि यह वीडियो अच्छी ही बनेगी, और जो भी बनेगी तो चलिए देखेंगे। यह होता है पूरा, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पराग कोश। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलेंगे? पराग कोश बोलेंगे। याद रखना है, पराग कोश। पराग कोश के अंदर पाया जाता है परागकण। और यही परागकण जो होता है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। याद रखना है, पोलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन कहलाता है। याद रखना है। ये पूछता है, इसके बारे में पूछ देता है। ये क्या हो रहा है इसमें? मैं तो कंफ्यूज हो गया। यहाँ से यहाँ पर थे हम लोग। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा ये मार्कर जो होता है, इसे मार्कर नहीं बोल रहे हैं, ये हाइलाइटर जो है इस ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे परागण जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? पोली पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? पोलिनेशन। पोलिनेशन बोलेंगे। और ये पूछता है परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, यानी परागण कहलाता है। तो ये होता है इसका तंतु। आप लोग देखे होंगे, छोटा सा होता है, फूलों में पाया जाता है। गुड़हल के फूल में सबसे लंबा, मुझको लगता है गुड़हल के फूल में कुछ लंबा होता है, सबसे लंबा नहीं। और ये जो होता है अंडाशय होता है, इसी में जो होता है
इसका विकास होता है और फल बनता है। आगे देखेंगे हम लोग शरीर की संधियाँ जो होती हैं, जॉइंट ऑफ बॉडी, इसको हम लोग देखेंगे। तो जॉइंट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज एंड हैंड जॉइंट और फिक्स जॉइंट। याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं, यानी कंदुक खलिका जोड़, कब्जा जोड़ और अचल जोड़। इसमें देखेंगे कंदुक खलिका में कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं। तो ये होती है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला कहाँ पर पाई जाती है? तो जो हमारी जांघ की हड्डी जहाँ पे जुड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं श्रोणी मेखला। और यही जो फीमर होती है यह पूरे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। याद रखना है, सबसे लंबी हड्डी होती है। याद रखना है, सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। याद रखना है। देखिए बॉल एंड सॉकेट ऐसे होता है, एक नीचे से बॉल होगा और ऊपर से एक सॉकेट जैसे होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर दूसरा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? कब्जे जैसे। जैसे आप लोग देखे होंगे दरवाज़ा ऐसे खुलता है, दरवाज़ा में एक कब्जा लगा होता है जिसमें एक ऐसे गोल सा होता है, ऐसे बना होता है और यह ऊपर नीचे मूव करता रहता है। दोनों मूव करेगा, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करता रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है, जो जिसमें क्या होता है, ह्यूमरस एक हड्डी होती है, ह्यूमरस जो हाथ में पाई जाती है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ। ह्यूमरस एक यहाँ पे देखेंगे तो हड्डी पाई जाती है जो हाथ में पाई जाती है। हाथ में ऊपर की हड्डी जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलेंगे? ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस बोलेंगे। और हाथ में जो हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं, एक हड्डी होती है टिबिया, एक हड्डी होती है फबुला। अब ये जो जॉइंट होता है यह एक हिंज जॉइंट होता है, इसमें बस ऊपर नीचे मूव होता है और आप लोग देख ही सकते हैं इस तरह से होता है, मतलब ये इस तरह से जॉइंट मूव करता है। और यह पैर में भी पाया जाता है। ये वाली फीमर हो जाएगी और इसके नीचे जो भी हड्डियाँ होती हैं, पैर की 2 हड्डियाँ होती हैं। अब देखिए अचल हड्डी जो होती है जिसको हम लोग फिक्स जॉइंट के नाम से जानते हैं। फिक्स जॉइंट में जो होता है, जो हमारे सर जो होती है, सर की हड्डियाँ जो होती हैं, तो सर की हड्डियों में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये घूमती नहीं है, याद रखिएगा, यह घूमती नहीं है, यह पूरी तरह से स्थिर रहती हैं, पूरी तरह से स्थिर रहती हैं। और इसमें जो खोपड़ी में हड्डियाँ पाई जाती हैं, इस खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं, याद रखना है। और ये 29 के 29 फिक्स हड्डियाँ होती हैं, याद रखना है। ये सब पूछ देता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी है और आप लोगों को बता देने की कोशिश करूँगा कि बाल एंड सॉकेट जोड़ शरीर का सबसे गतिशील जोड़ है, जिससे एक हड्डी का गोलाकार गेंद गेंद सिरा दूसरी हड्डी के कप जैसे जैसे सॉकेट्स में फिट होता है, जिससे घूर्णन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जैसे कई तलों में गति संभव होती है, जिसका उदाहरण है कंधे और कूल्हे की हड्डियाँ। देखिए बाल एंड सॉकेट जोड़, अब इसमें कंधे और कूल्हे की हड्डियाँ, जो कंधा होता है वहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से कप और सॉकेट और बाल एंड सॉकेट जैसे होता है। कूल्हे की हड्डियाँ जो होती है, कूल्हे मतलब जो फीमर जो हड्डी जो जुड़ी होती है, इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से आके जुड़ती है पैर की हड्डी, तो यहाँ पे इस तरह से गोला जैसे बनता है और यहाँ से पूरी शरीर का हड्डियाँ होती हैं, तो इस तरह से जुड़ती है। आप लोग उसको चित्र को किताब में देखिएगा, किताब में ज़्यादा वो हो जाएगा, मैंने चित्र नहीं बनाया है, चित्र है लेकिन ये वाला यही वाला चित्र देखिए यहाँ पे ऐसे बाल जैसे बना है, इसी को बोल रहा है। यह होती है श्रोणी मेखला, मतलब जो फीमर जो क्या बोलते हैं हिप बोन होती है उसी के पास पाई जाती है, जिसमें फीमर बोन जुड़ती है जाके। याद रखना है इसको, बहुत छोटी सी बात है। आगे देखेंगे हम लोग हड्डी, अरे बोन से संबंधित कुछ और जो भी मतलब कथन है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि शरीर का ढांचा प्रदान करता है। अगर हड्डियाँ ना हो तो हमारे शरीर में ढांचा मतलब उसका स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। आगे देखेंगे कि हम लोग कठोर होने पर या कठोर होने के कारण यह टूटती भी हैं। क्या होता है? या कठोर होने के कारण टूट भी जाती हैं, मतलब टूट सकती हैं। हड्डियाँ आप लोग देखे होंगे कि किसी भी आदमी की हड्डी गिरने से टूट गई, एक्सीडेंट में टूट गई, तो ये हड्डियाँ टूटती हैं क्योंकि यह कठोर होती हैं। जो कठोर होगा वो टूटेगा, याद रखना है। जो ज़्यादा कठोर होता है टूटता भी है, याद रखना है। ज़्यादा कठोर मत बनिए, थोड़ा लचीलापन लाइए अपने जीवन में, बस यही है, हड्डी से सीखना है, यही है। अब देखेंगे उपास्थि देखिए क्या होती है, बच्चों में पाया जाता है, यह ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। और यह लचीला होता है क्योंकि देखिए आप बच्चे को देखेंगे कि बच्चा 2 फीट 3 फुट ऊपर से गिर जाता है कभी कभी, तो वो उसको चोट बस लग के रह जाती है, उसका पैर हाथ नहीं टूटता है, वो अपनी
मम्मी को बुलाते बुलाते बेड से कब नीचे गिरा और गिर के फिर खड़ा हो जाता है और बोलेगा मम्मी मम्मी मुझको चोट लग गई। तो ऐसे होता है कि उसकी हड्डियाँ क्या होती हैं, लचीली होती हैं, उसकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। अगर कठोर नहीं होगी तो क्या होगा, टूटेंगी नहीं, याद रखिएगा। और यह उपास्थियों में पाया जाता है। उपास्थियाँ हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं, तो कान की हड्डियों में उपास्थियाँ पाई जाती हैं, कान की ऊपरी हड्डियों में उपास्थियाँ पाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे केंचुआ के बारे में। केंचुआ क्या कौन सी गति करता है, तो यह संकुचन चाल के द्वारा आगे चलता है। संकुचन चाल का मतलब समझते हैं, ऐसे ऐसे करके चलेगा, ऐसे अपने आप अपने शरीर को संकुचित करेगा। पहले इसका अगला हिस्सा आगे बढ़ेगा, फिर इस तरह से उठ के, फिर अगला हिस्सा आगे बढ़ेगा, फिर इस तरह से उठ के। आप लोग देखे होंगे केंचुआ का चलते हुए। तो यह इसको हम लोग एक और प्रश्न पूछता है कि किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो किसान का मित्र को हम लोग केंचुआ को ही कहते हैं। और केंचुआ जो होता है मृदा को भुरभुरा बना देता है या उपजाऊ बनाने का काम करता है। इससे ज़्यादा सवाल इसमें से नहीं पूछेगा। घोंघा के बारे में देखेंगे। घोंघा का बाहरी जो कंकाल होता है CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह बहुत कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। जो इसकी शरीर की बनावट के अनुसार इसके जो आंतरिक भाग होते हैं उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करता है। कौन कौन सा प्रदान करता है, यही ये वाला जो भाग होता है, ऊपर का भाग जो होता है, तो ये सुरक्षा प्रदान करता है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। अब देखिए मानव में बाह्य कंकाल कौन सा होता है, तो नाखून होता है और बाल होता है। देखिए इन दोनों को काटने पर क्या होगा कि दर्द नहीं महसूस होता है। याद रखना है, दर्द महसूस नहीं होता है। आप लोगों से एक सवाल है कि बाल में कौन सी ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो मतलब जिसके कारण बाल बढ़ता है, मतलब बाल बढ़ता नहीं है। मैं बस सीधा सवाल है कि बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बस आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं घोंघा स्नेल। इसके पैर जो होते हैं लहराते हुए चलते हैं। इस तरह से जिद आप जब देखेंगे तो इस तरह से लहराते हुए चलेंगे, इस तरह से पूरी लहर मारते हुए चलेंगे। अब देखेंगे तिलचट्टा। आप आ गया सबसे शानदार सवाल, काकरोच से संबंधित सवाल है। काकरोच के जो हृदय होते हैं 13 चैम्बर में बटे होते हैं, 13 चैम्बर में होते हैं। यह एक आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। यह एक कीट होता है। क्या होता है, यह एक कीट होता है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने सही कहा था कि यह कीड़े मकोड़े हैं, तो यह सही कीड़े मकोड़े होते हैं। तिलचट्टा जो होता है कीट होता है। उनको इतना तो ज्ञान है कि हाँ तिलचट्टा क्या बोलते हैं, कीट होता है। मुझको ये अनुमान है कि अच्छे जो है भारतीय होने के नाते युवाओं को कीट नहीं बोलना चाहिए था। तो मुझको ये बात नहीं जची, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कीट बोलना और उसको काकरोच से तुलना करना ये अच्छी बात नहीं है एक जज के हैसियत से। यदि मैं उस पोस्ट पर होता तो मुझको लगता है कभी नहीं कह सकता था किसी को भी। ऐसे लोगों को दुख होता है जिससे बहुत बड़े आंदोलनों जिसको आप लोग देख ही चुके हैं कि जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। एक पार्टी बनी है CJP। अब CJP बनी है, CJP मैं लिख रहा हूँ यहाँ से CJP बनी है, काकरोच जनता पार्टी। यह एक बहुत सरकार के लिए बहुत बड़ा जो है बोलते हैं कि आंदोलन करने वाली पार्टी बन चुकी है, या बार बार आंदोलन कर देती है। और इसमें क्या होता है कि 9 युवक हैं जो भी आलसी हैं और जो कीट चीज के जैसे घर पे पड़े रहते हैं, तो उन लोगों को जोड़ा गया है। अब देखेंगे, छोड़िए उन सब बातों को, हम लोग थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करेंगे। और पढ़ाई अगर होगी तो हम लोग बोलेंगे और सवाल करेंगे सरकार से। मुझको आशा है कि आप लोग जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे देखते हैं यहाँ से कि कीट जो होता है, कीट की पहचान जो होती है, कीट की पहचान में क्या होता है कि यहाँ से देखिए, कीट की पहचान जो होती है 3 पैरों से होती है। इसके 3 पैर होते हैं, तो जिसके 3 पैर होंगे आप लोग समझिए कि कीट है। और कीट के अंतर्गत आता है मधुमक्खी, मक्खी और मच्छर। अब देखेंगे कि मकड़ी जो है कीट नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है। क्यों कीट नहीं है? क्योंकि इसके 4 पैर होते हैं। गिन लीजिए, 1 2 3, 3 और 4 पैर होते हैं। जिसके 4 पैर होंगे वह कीट नहीं होता है, यानी मकड़ी जो है कीट नहीं होता है। अब देखेंगे मछली की बनावट जो होती है नाव के जैसे होती है। याद रखना है, सिर और पूंछ नुकीले होते हैं। यहाँ से देखिए ये सब नुकीला इस तरह से होगा, सब बहुत नुकीला होता है। अब देखेंगे यहाँ से यह गलफड़े से सांस लेती है। क्या होता है? गलफड़े से सांस लेने का काम करती है। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है। और यह क्या होता है?
इस तैरने में सहायक क्या करता है, धारा रेखी जो शरीर होता है इसका धारा रेखी शरीर होता है, स्ट्रीम लाइंड बॉडी, जो धारा रेखीय शरीर होता है वो इसको तैरने में मदद करता है। इसी की जैसे क्या होता है, इसी की जैसे नुकीला क्या बनती है, नाव बनाई जाती है, नाव बनाई जाती है जो पानी में तैरती रहती है। आगे देखेंगे सांप, सांप क्या होता है, कैसे चलते हैं, तो सांप फिसल कर चलते हैं या रेंगते हुए चलते हैं, इससे ज़्यादा इसमें पूछता नहीं है। सांप जो है, सांप का मेरुदंड लंबा होता है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी में है। और सांप जो है पेशी, सांप की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य जुड़ी हुई होती हैं, याद रखना है, असंख्य जुड़ी हुई होती हैं पेशियाँ, असंख्य, क्षीण होती हैं, अलग अलग होती हैं और असंख्य जुड़ी होती हैं, सांप होता है। आप लोगों का से एक सवाल है कि भारत में सबसे सबसे जहरीला जहरीला सांप कौन है, सांप कौन है, याद, मैं आप लोगों को यदि याद होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जहरीला सांप कौन है। आगे देखेंगे कि यह देखिए, आ गए हमारे बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक, इनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु, याद रखना है, इनका नाम है अरस्तु। इनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक। इनकी बुक है गेट ऑफ एनिमल, याद रखिएगा, गेट ऑफ एनिमल, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है। आगे देखेंगे सजीव एवं उसका परिवेश, सजीव और उनका परिवेश। अब देखेंगे यहाँ से सजीव जो होता है आवास एवं अनुकूलन से संबंधित कुछ सवाल होंगे, तो हम लोग इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। समुद्र में जंतु और पौधे लवणीय जल में रहते हैं, जो कि जो जंतु होता है और जो पौधा होता है दोनों जल की ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जल की ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इतना याद रखिएगा। अगर सवाल पूछ दे कि पौधा जो होता है समुद्र में, पौधा कैसे ऑक्सीजन लेता है और समुद्र में मछली कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करती है, तो जल से ही ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, ये याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग मरुस्थल, मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थल दिन में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे कि दिन में जल्दी गर्म हो जाता है और रात में जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो इसी से संबंधित एक नियम था किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये बोलता है कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं, मतलब जो जितना बाहर फेंकेगा वो उतना अंदर ग्रहण भी कर सकता है। तो उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे ऊँट, ऊँट के बारे में। ऊँट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, और ये पैर लंबे क्यों होते हैं, तो गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए होते हैं। ऊँट को पसीना नहीं होता है, याद रखिएगा। ऊँट का जो मल होता है वह शुष्क होता है, यानी सूखा हुआ होता है। आप लोग देखे होंगे बकरी का मल जो होता है उसी तरह से इसका भी मल होता है। आगे देखेंगे कि कुछ परिभाषाएं हैं जो कि एक एग्जाम के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होंगी, ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगी, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ी हेल्पफुल होंगी। तो जिन विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे हम लोग अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। अगली परिभाषा है कि किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। याद रखना है इतना, जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे एवं जंतु जैव घटक होते हैं। देखिए, पौधे और जंतु की बात कर रहा है तो यह जीवित होते हैं, याद रखिएगा, यह जीवित होते हैं, इसमें जान होती है, इसमें जान होती है। अब देखेंगे कि चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। देखिए, अजैव घटक में क्या होता है कि सभी मरी हुई वस्तुएं जो मर गई हैं, मरी हुई वस्तुएं जो होती हैं, क्या होता है कि अजैव घटक के अंतर्गत आती हैं। आवास किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो जैव घटक और अजैव घटक से मिलकर बना होता है। जैव घटक और अजैव घटक से मिलकर बना होता है। जैव घटक के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आते हैं, तो जंतु आता है और पौधे आते हैं। यह दोनों जीवित अवस्था में होते हैं, याद रखना है, जीवित अवस्था में होते हैं। अब देखिए, अजैव घटक के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आता है, मृदा आता है, सनलाइट, हीट, वायु, पानी, चट्टान आते हैं। यह सब क्या होते हैं, मृत अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मृत अवस्था में पाए जाते हैं। ये देखिए, दोनों की अवस्था इसमें जीवित होगा जैव घटक में, और अजैव घटक में मृत अवस्था में पाया जाएगा। जो भी मरा हुआ होगा उसको आप लोग अजैव घटक कह सकते हैं। आगे देखेंगे मरुस्थल। मरुस्थल से संबंधित मैं 2 सवाल पूछूंगा आप लोगों से। मैं इसमें कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं
कि सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, बड़ा मरुस्थल, मरु मरुस्थल मरुस्थल और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल, याद रखिएगा। इन दोनों सवालों का जवाब आप लोगों को देना है। आगे देखेंगे कि मरुस्थल में जो ये चूहा होता है और जो ये सांप होता है, ये कैसे सरवाइव करता है। तो यह चूहा क्या करता है, बिल बनाता है। अब बिल में क्या करता है, यह घुस जाता है और क्या होता है कि रात में बाहर निकलता है। जब ठंडी होती है तो रात में बाहर निकलता है। और ये भी क्या करता है, सांप उसी बिल में, बिल नहीं बनाता है, उसके ही बिल में घुस जाता है और उसको मार के खा जाता है और उसी में रहता है। देखिए गुंडागर्दी ये तो करता ही है, ये पूरी गुंडा राज बना लिया है सांप। तो इसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं। जैसे क्या होता है कि ये दिन में रेगिस्तान में नहीं टहल सकता है। ये दिन में रेगिस्तान के जो भी इलाके होते हैं उसके नीचे ज़मीन के अंदर जो बिल होती हैं उसमें पाया जाता है। तो कभी भी आप लोग रेगिस्तान या राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो भी बालू वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आप लोग बिल में हाथ मत डालिएगा दिन में, नहीं तो सांप उसमें हो सकता है। गारंटी होती है कि होता ही है, क्योंकि जो दिन में क्या होता है, बिल के अंदर जो होते हैं वो सांप ठंड के मारे छुपे होते हैं और दिन में गर्मी बहुत होती है। जो गर्मी होती है सांपों को बर्दाश्त नहीं होती है और चूहे भी यही हाल होता है। तो दिन में यह रेगिस्तान गर्म होता है और रात में क्या होता है, रेगिस्तान ठंडा होता है। ये बात याद रखिएगा। आगे देखेंगे कैक्टस। कैक्टस का पौधा एक मरुस्थलीय पौधा होता है, याद रखना है। कैक्टस का पौधा मरुस्थलीय पौधा होता है। अब देखते हैं कैक्टस के पौधे की पत्तियों पर प्लास्टिक बांधने पर इसमें क्या होता है, वाष्प कम इकट्ठा होती है या उत्सर्जन कम करता है। तो हम लोग देखेंगे कि यह उत्सर्जन कम करेगा और इसकी जड़ें होती हैं जो लंबी होती हैं, पत्तियां कांटेदार होती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो छोटी छोटी होती हैं, ये छोटे छोटे जो होते हैं इसमें कांटे जैसे ये इसकी तने नहीं, इसके पत्तियां होती हैं। और ये जो हरा वाला भाग है पूरी तरह से ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये सब क्या होता है, तना होता है। याद रखना है क्या होता है, तना होता है। अब उसी तरह से हम लोग देखेंगे इधर दूसरी तरफ जो पौधे मतलब स्थल पर पाए जाते हैं, मतलब स्थल पर ही तो ये भी पाया जाता है लेकिन मरुस्थल में पाया जाता है, जो जैसे सामान्य स्थल पर पाए जाते हैं, बड़ी जिसकी पत्तियां बड़ी होती हैं, उसमें क्या होता है कि जल वाष्प ज़्यादा होता है और यह जल का अवशोषण ज़्यादा करते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे जो जिनकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी होती है। पर्वतीय पौधों में देखेंगे, पर्वतीय पौधे क्या होते हैं, तो पर्वतीय पौधे जो भी वातावरण होता है ठंडा होता है। पर्वतीय पौधों की पत्तियां जो होती है नुकीली होती है। और यह नुकीली क्यों होती हैं, क्योंकि पर्वत के क्षेत्र में बर्फबारी होती है। क्या होती है, बर्फबारी होती है, बर्फबारी होती है। और यह बर्फबारी जो होती है उन पत्तों को नुकसान पहुंचाती है। अगर यदि वो चौड़े होंगे तो वो पत्तियां खराब हो जाएंगी, इसीलिए पत्तियां अपने अनुकूल को मतलब धारण करते हुए नुकीली हो जाती हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैसी कैसी पत्तियां हैं, पूरी तरह से कैसे कैसे पेड़ होते हैं या पौधे जो होते हैं शंकुधारी होते हैं, तिरछी शाखा वाले होते हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं सुई नुमा, बहुत पतली पतली, बहुत मतलब मजबूत होती हैं। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। पर्वतीय जंतु कैसे सर्वाइव करते हैं, तो पर्वतीय जंतु जो होता है, पर्वतीय जंतुओं की जो त्वचा होती है वो त्वचा मोटी होती है। और पर्वतीय जंतुओं में जो शरीर का बाल होता है इसमें अधिक पाया जाता है। शरीर पे बाल देखेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इनकी खुर जो होती है बहुत मजबूत होती है, मजबूत खुर वाले होते हैं। अब इसका उदाहरण होता है याक, पर्वतीय पहाड़ी बकरी और पहाड़ी तेंदुआ। ये तीनों बहुत मजबूत होते हैं, या कहीं भी चढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते पर चढ़ जाते हैं। घास स्थल में जो सर्वाइव करने वाली बात है तो उसको हम लोग देखेंगे। घास स्थल में थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, मुझको लग रहा है कि यह चीज़ आप लोगों को प्रॉपर दिख रही होगी, प्रॉपर दिख रही है। चलिए यहाँ से देखेंगे घास स्थल में। घास स्थल में क्या होता है कि शेर भी पाया जाता है और हिरण भी पाया जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, तो शेर की आंखें जो होती हैं सामने की ओर होती हैं और यह बहुत शक्तिशाली जानवर होता है। यह मटमैले रंग का, भूरे रंग का पाया जाता है। इसके नाखून बहुत मजबूत होते हैं और नुकीले होते हैं। क्या होता है, इससे क्या करते हैं, यह
शिकार करने में इसकी सहायता करते हैं, शिकार करने में सहायता करते हैं। याद रखना है ये सब चीज़ें। अब देखते हैं हिरण के बारे में देखेंगे तो ये कठोर पौधों के तनों को खाता है, पत्तियों को भी खाता है। और देखिए इसका जबड़ा जो होता है बहुत मजबूत होता है, इसके जबड़े और दांत बहुत मजबूत होते हैं। और इसके शरीर शिकारी से बचने के लिए इसके कान जो होते हैं लंबे पाए जाते हैं। देखिए कान लंबे इसलिए होते हैं कि जो भी शिकारी होता है, इस तरह से मान लीजिए मैं बताऊँ, एक कान बना देता हूँ, इस तरह से कान होता है, हिरण का कान है, तो ये मान लीजिए कान है। तो कान यदि लंबा नहीं होगा तो जो ऐसे कोई आएगा तो जल्दी से इसको सुनाई देना, ऑब्जर्व कर लेता है, याद रखना है। तो मुझको लग रहा है कि यहाँ से कितना बचा है, एक चीज़ देख लेते हैं। और समुद्र में रहने वाले जंतुओं के बारे में देख लेंगे। समुद्र में रहने वाले जंतु जो होते हैं गील से सांस लेते हैं, गील मतलब गलफड़े से सांस लेते हैं, जिसमें मछलियाँ पाई जाती हैं। और डाल्फिन जो होता है और व्हेल मछली जो होती है नाक से सांस लेती है और इसके अंदरवात छिद्र पाए जाते हैं, इसके गलफड़े नहीं होते हैं। याद रखना है जलीय पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। तो मुझको आशा है कि आप लोग इतनी बातें समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने 2 दोस्त 3 दोस्तों को ज़रूर भेजें और ये भी इस वीडियो के बारे में बताएं कि इसमें कोई भी बकवास नहीं होती है और जो भी चीज़ें हैं सीधा और सटीक बताई जाती है। तो साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ग्रुप में डालिए, कहीं भी डालिए, मुझको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग ग्रुप में भेज सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो।